लीथन लीजेंड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि एक नई तरह की टीम हमारे सामने आती है और इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि सारे के सारे जो विलन्स थे अब वो जेल के अंदर मौजूद हैं और जो कोई भी कहानी में सुनाई जा रही है वो पास्ट के अंदर है। और इस वक्त इन सारे लोगों का केस लड़ने के लिए एक वकील यहाँ पे आया है जो कि उनकी तरफ से उनकी स्टोरी को दुनिया के सामने लाना चाहता है। और यहाँ पे हमने देखा कि ग्रीन रीपर जो कि इस वक्त जेल के अंदर होता है उसको यहाँ पे कोई मारने की कोशिश भी करता है और उसके मुताबिक ये सब जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न करवा रहा है क्योंकि इन लोगों ने नॉर्मन ऑसबॉर्न से पंगा लिया था और अब वो इन सबको मरवा रहा है, वो इनको जेल के अंदर भी नहीं छोड़ रहा। और इसी बीच हमें सारी बातें पता चलती हैं टाइगर शार्क से कि किस तरह से टीम बनी, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर थे और उसके मुताबिक उसको एक शख्स के ऊपर शक है जिसकी वजह से ये सारी की सारी टीम आज जेल के अंदर बैठी हुई है जिसने इन लोगों को फंसवाया है। और उसके मुताबिक वो आखिरी मेंबर कोई और नहीं बल्कि ग्रिम रीपर का भाई यानी वंडर मैन था जो कि पहले एवेंजर्स का हिस्सा रह चुका है। अब आगे हम दोबारा राफ्ट के अंदर से कहानी को शुरू करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो हेड ऑफिसर जो है यहाँ पे मिस्टर लिविंगस्टन को लेके जा रहा होता है और बोलता है कि मिस्टर लिविंगस्टन अगर आप मुझसे सच पूछें तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे किसी भी किस्म की कोई बात करना चाहेगा। तो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो जब से यहाँ पे आया उसने कभी भी किसी के भी बारे में कोई भी बात नहीं करी है। और रही बात उसके ऊपर नजर रखने की तो वो 24 घंटे हमारे गार्ड्स उसके ऊपर तैनात हैं क्योंकि हम सबको पता है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है और वो क्या क्या कर सकता है। तो बोलता है कि हाँ फिर तो मुझे वाकई में लगता है कि हम एक टफ सिचुएशन के अंदर फंस गए हैं। तो बोलता है कि सिचुएशन जितनी भी टफ क्यों ना हो हमें इसके ऊपर पूरी नज़र रखनी ही थी क्योंकि वो एक एक्स एवेंजर रह चुका है, उसने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे पंगा लिया हुआ है और वो सब उसको मारना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको बाकी लोगों के साथ नहीं छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बात हो रही होती है कि उसको मारा जाए या फिर पहले उससे मज़े लिए जाए और उसके बाद उसको मारा जाए। मतलब तो मेरा पॉइंट समझ ही रहे होगे। तो मिस्टर लिविंगस्टन बोलते कि मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ टेरिस, लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो बोलता है कि ठीक है अगर तुम मेरी बात सुनने के बाद भी ये सब करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे जाके उससे मिल सकते हो और देख लो कि वो तुम्हारे कितना ज़्यादा काम आ सकता है और तुम्हारे साथ कितना कोऑपरेट करता है। मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ साइमन विलियम्स, मिस्टर वंडरमैन हिमसेल्फ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग साइमन विलियम के केज के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसको एक बहुत ही बड़ा सा प्रिजन दिया हुआ होता है जहाँ पे उसको बास्केटबॉल का जिम विम का सारा इंतजाम दिया हुआ होता है क्योंकि ये यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकलता है। क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे सकते हैं? मैं आपसे यहाँ पे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो साइमन बोलता है कि तुम एक वकील लगते हो क्योंकि आज से पहले कोई इतने ज़बरदस्त सूट में मेरे से मिलने के लिए नहीं आया है और देखो तुम्हें जिस किसी ने भी हायर करा हमारे लिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो बोलता है कि मैं आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो कहता है कि नहीं तुमसे किसने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बल्कि मैं तो तुमसे हर एक बात करना चाहता हूँ, तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। ये बोझ जो मेरे सीने के ऊपर है मैं उसको उतारना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी इसमें कोई मदद ना करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कहानी सुनो और यहाँ से चले जाओ जैसे यहाँ पे कुछ कभी हुआ ही ना हो। तो लिविंगस्टन बोलता है कि मिस्टर विलियम्स ये तो आपकी चॉइस है कि आप इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपकी कहानी ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो इसीलिए अगर आप ये सब करने के लिए राज़ी हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप अपनी साइड की स्टोरी मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि आखिरकार ये सब हुआ क्या था और इसके पीछे क्या राज है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने खतरनाक सुपर विलन्स के बीच के ग्रुप के अंदर आप किस तरह से मिक्स हो गए। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप जैसा हीरो इन विलन्स के बीच कैसे मिल गया। तो साइमन विलियम वहाँ पे अपना एक्सरसाइज छोड़ता है और उठ के बैठता है और कहता है कि तुम पूछते हो कि कैसे, ये बहुत आसान है। क्या तुम टेलीविज़न नहीं देखते हो मिस्टर? और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं उस पुरानी कहानी के अंदर जो कि कुछ टाइम पहले हमने न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ के अंदर देखी थी, जब साइमन विलियम दुनिया के सामने आके नॉर्मन ऑसबॉर्न की साइड ले रहा होता है और एवेंजर्स को ही उल्टा बुरा भला कह रहा होता है। और ये चीज़ हम पहले बहुत देख चुके हैं अच्छे से, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। और इस तरह साइमन विलियम यही बोल रहा था कि एवेंजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस मैन हैं, उन्हीं की वजह से सारी मुश्किलें आती है और मेरे ख्याल से नॉर्मन ऑसबॉर्न जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम दरअसल देखते हैं कि न्यूज़ वाले जो होते हैं इसकी बात को एक अलग ही पहलू में ले जाते हैं और इसको एक बैकलैश का शिकार बना देते हैं। और आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर साइमन विलियम एक एवेंजर्स एक हीरो होने के अलावा एक टीवी एक्टर भी है और इसी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश उठाना पड़ता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जब वो टीवी के अंदर ये न्यूज़ देखता है, ये सारा बैकलैश देखता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात से क्योंकि एक तो उसने ऑसबॉर्न की साइड दी और ऑसबॉर्न की तरफ से उल्टा उसको बैकलैश देखने को मिल रहा है। और देखते हैं हम जब वंडरमैन इन सारी चीज़ों के बारे में बैठ के सोच ही रहा होता है, अचानक उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है और कहता है कि ज़रा एक मिनट।
मैंने तुमसे कहा ना, ज़रा 1 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। और वो जब दरवाज़ा खोलता है तो सामने से आवाज़ आती है कि हेलो साइमन। लेकिन हम देखते हैं कि साइमन ना ही वो हेलो करता है ना ही हाय करता है, सीधा मुक्का उसके मुंह पे मारता है और उसको दूर फेंकता है उठा के। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे उससे मिलने कोई और नहीं बल्कि एरिक विलियम आया होता है, यानी उसका भाई। और कहता है फिर ठीक है, लगता है हाय हेलो का टाइम अब जा चुका है, हमारा पुराना स्टाइल वही बेहतर था। और इसी तरह वो अपना ग्रीम रीपर वाला वेपन निकालता है और बोलता है तो अब क्या हम दोबारा मिलें। और इस तरह हम देखते हैं कि इसके हम 1 घंटे बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे साइमन विलियम बोलता है कि हम तकरीबन पूरे 1 घंटे तक लड़ते रहे, हम दोनों एक दूसरे को कुत्ते की तरह पीटा, लेकिन देखो अब हम दोनों की हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम में से हारा कोई भी नहीं। तो बोलता है कि वेल, मुझे तुम्हारे साथ ये करना भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास यहाँ पे ये सब करने के लिए नहीं आया था। तो विलियम बोलता कि तुम्हारी बातें सुन के और मेरे अपार्टमेंट का हाल देख के मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यही मतलब है। तो बोलता है कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुमने ही शुरुआत करी थी, क्या तुम न्यूज़ नहीं देख रहे हो आजकल की। तो साइमन बोलता है कि अगर तुम मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि आजकल तुम क्या कर रहे हो एरिक, तो सच में मैं वो सब देख रहा हूँ, और काश अगर आज मॉम एंड डैड जिंदा होते तो वो तुम पे बहुत ही प्राउड फील करते। खैर आजकल जो है एक ही विलियम ब्रदर नहीं है जो कि न्यूज़ के अंदर फेमस हुआ है, न्यूज़ देख के तो लग रहा है कि तुम भी काफ़ी मशहूर चल रहे हो आजकल। तो वहीं पर साइमन जो है वो एकदम सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से अब तुम अकेले नहीं हो जो कि न्यूज़ में आ रहे हो। तो साइमन बोलता है कि अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम लोग कब तक ये सब करते रहेंगे, मतलब तुम किसी रात मेरे अपार्टमेंट में आओ, हम लोग लड़ें और मेरा अपार्टमेंट बेकार हो जाए, कब तक आखिरकार। तो कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं यहाँ पर इस सब के लिए नहीं आया था, लेकिन ये सब तुमने ही शुरू किया था। मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया था मेरे भाई, मुझे तुमसे कुछ काम है, क्योंकि तुमने जो टीवी के ऊपर कहा था उससे मेरी आंखें सच में खुल गई थी ऑसबॉर्न के लिए, मुझे लगा था वाकई में कि तुम्हारी बात में दम है। तो वहीं पे साइमन बोलता है कि ज़रा 1 मिनट, ग्रीम रीपर इविल स्कीम नंबर 124 तो चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि तुम मुझसे भी कुछ बातें करोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँ और तुम मुझे अपने साथ ले लोगे। तो कहता है नहीं साइमन, आज मैं वो सब यहाँ पे करने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही तुम्हें कोई स्पीच दूंगा, ना ही तुम्हें कोई कहानी सुनाऊंगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट तुमसे बात करूंगा। कहता है क्योंकि अब अगर मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न से पंगा लेना ही चाहता हूँ और उसको मुझे गिराना है तो मुझे चीज़ें कुछ अलग तरीके से करनी पड़ेंगी। मे बी जिस तरह से कभी तुम किया करते थे तुम्हारे तौर तरीके आजमाने अब पड़ेंगे ही मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस काम के अंदर हम दोनों विलियम ब्रदर्स को एक साथ ही होना होगा। अगर हम एक साथ नहीं होंगे तो हम ऑसबॉर्न को नीचे नहीं गिरा सकते हैं, क्या कहते हो तुम। तो वहीं पे लिविंगस्टन बोलता है कि मुझे अभी भी आपसे ये बात पूछनी पड़ेगी मिस्टर विलियम्स, क्या आखिरकार क्यों, मतलब आप एरिक को, अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसकी सारी हिस्ट्री जानते हैं कि वो कितना घिनौना इंसान है, तो फिर भी आपने उसकी ऑफर के ऊपर सोचना भी चाहा। तो साइमन बोलता है क्या तुम्हारा कोई भाई है मिस्टर लिविंगस्टन। तो कहता है कि नहीं, मेरा कोई भाई तो नहीं है, लेकिन इससे इसका क्या मतलब है। तो बोलता है इसका सारा मतलब इसी से है, अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें फिर पता चलता। तो बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ बैठ के ये नहीं बता सकता हूँ कि मेरा भाई कितना अच्छा है और कितना बुरा है, मतलब बुरा तो कुछ ज़्यादा ही है, पूरी शाम निकल जाएगी बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये सारी बातें यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि वो बचपन से एक शौक के अंदर रहा है। हमारे माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए थे और उसके बाद मैं भी उसको छोड़ के चले गया था, और इसकी वजह से उसका दिमाग जो है वो थोड़ा बहुत हिल के रह गया था, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और इसलिए वो ये सारे काम करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूँ, और इस सब में मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि शायद मैं ही इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं एक पल के लिए उसको चेंज कर सकता हूँ, अगर अपने साथ रह के अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर डाल सकता हूँ, तो क्रिमिनल्स का बैंड ही क्यों ना हो, मैं इसके अंदर अपना हाथ ज़रूर बढ़ाऊँगा ताकि इसके ज़रिए मैं कुछ इनमें अच्छा ही ला सकूँ। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि किसी क्रिमिनल को जो है एक हीरो बनाने की कोशिश की जा रही हो। मतलब अगर हम अवेंजर्स की बात करें तो पुराने ज़माने में हॉकाई हो गया, थंडरबोल्ट्स हो गए, और बाकी के पुराने अवेंजर्स जैसे स्कारलेट विच वगैरह, वो सब पहले विलन्स ही हुआ करते थे, लेकिन देखो उनको भी एक चांस दिया गया और वो भी हीरो बन गए। तो क्यों ना मुझे भी एक चांस दिया जाए और मेरे भाई को भी एक चांस दिया जाए। एरिक ने अपना सारा का सारा प्लान मेरे साथ शेयर किया कि किस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न को हमें गिराना है, और मैंने उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स की, और मैंने इस बात पे बहुत इंसिस्ट किया कि हम कम से कम वायलेंस करेंगे सारे के सारे प्लान के अंदर। और मैंने उनको कहा था कि सब के अंदर मैं बहुत ही कम हिस्सा निभाऊंगा इनके साथ, और मैं हर चीज़ बस तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और हम उन चीज़ों के ऊपर वॉर करेंगे जो कि ऑसबॉर्न को सबसे ज़्यादा हर्ट कर सकती है। और इस सब को करने के लिए हमें ऑसबॉर्न से उसकी सबसे चहीती चीज़ छीननी थी, जो कि इसको इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और वो उसकी पावर थी। तो लिविंगस्टन बोलता है तो इसी तरह आप लोग ने डिसाइड करा था कि आप उसको किडनैप करेंगे। मेरे ख्याल से हम किडनैप वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम एपरेंट ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और वहीं पे एरिक ने मुझे सजेशन दिया कि मैं अपने फॉर्मर कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करूं, जो कि शील्ड के अंदर मेरे पुराने दोस्त वगैरह मौजूद थे। वैसे मैं जानता था कि शील्ड खत्म हो चुकी है, कम्प्लीटली बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उस किसी ना किसी एजेंट के जरिए अगर हम निक फ्यूरी तक पहुंच सकें तो हम ऑसबॉर्न को जो है निक फ्यूरी के हवाले कर देंगे, और निक फ्यूरी उसको दुनिया के सामने जस्टिस दिला के ही रहेगा। तो वहीं पे लिविंगस्टन बोलता है कि ठीक है, आप मुझे लेकिन ये बताइए कि जब आपने सारा का सारा प्लान बनाया और उन लोगों के साथ शेयर किया तो बाकी की टीम का जो था उसमें क्या रिएक्शन था। तो बोलता है कि वेल, तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट अब तक कर ही चुके होगे, क्योंकि उनका फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो बहुत ही बुरा था, स्पेशली क्योंकि उनकी टीम को एक एक्स एवेंजर लीड कर रहा था जो कि उन सबका बहुत बार थोबड़ा सुझा चुका है, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे पता था कि मैं जब इनके साथ रहूँगा तो ये लोग मेरे पीछे ज़रूर आएंगे और मेरी बात मानेंगे ही, सबके सब करते ही, लेकिन एक्सेप्ट ऑब्जर्विंग मैन, उसको शुरू से ही मुझसे कुछ ज़्यादा ही मसला था।
क्योंकि उसको मुझ जैसे सुपर हीरोज़ के साथ एक अलग ही किस्म का मसला था जो कि मैं जितना चाहे ख़त्म करने की कोशिश कर लूँ वो कभी ख़त्म नहीं होता। और इस तरह हम देखते हैं कि उस टीम के अंदर एब्जॉर्बिंग मैन और वंडर मैन की जो है काफ़ी बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और वो बताता है कि इस तरह हमारी लड़ाइयाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती गई और इस लड़ाई के रिजल्ट ये हुआ कि वो हमारा ग्रुप छोड़ के चले गया। ऑब्जर्विंग मैन जो है लीथल लीजन को छोड़ के चले गया था एक पॉइंट पे। मैंने इस बारे में पहले कभी किसी से नहीं सुना। इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से आपने मुझे यहाँ पे जो कुछ भी बताया है वो काफ़ी होगा मेरे लिए। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी मदद करी। तो वहीं पे साइमन बोलता कि ये बताओ मिस्टर विलिंगस्टन कि मेरा भाई वो कैसा है। तो बोलता है कि मैंने आखिरी बार बस यही सुना था कि वो जिंदा है। तो साइमन बोलता है कि फिर ठीक है और वो दोबारा अपनी जो है एक्सरसाइज वगैरह के अंदर लग जाता है और लिविंगस्टन यहाँ से आगे निकलता है। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं एक बॉक्सिंग मैच के अंदर जहाँ पे ऑब्जर्विंग मैन जो है एक आदमी से ज़बरदस्त तरीके से पंचेस शेयर कर रहा होता है और वहीं पे लिविंगस्टन आता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि लीथल लीजन के जो लोग हैं उनको जो है अलग रख दिया गया है जब से वो इंसिडेंट हुआ है ग्रिम रीपर वाला। तो बोलता है कि हाँ तुम वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने इनको अलग ही रखा हुआ है, लेकिन ये एक एनुअल टूर्नामेंट है जो कि हमारे हर साल यहाँ पे होता है और इसके अंदर इसको लाना ज़रूरी था वरना ये सारा का सारा गेम हमारा ख़राब हो जाता और ये इनमेट्स हम पे भड़क जाते। और इस तरह देखते हैं कि ऑब्जर्विंग मैन वहाँ पे बॉक्सिंग मैच जो है वो जीत जाता है और वो बताता है इस तरह से यहाँ पे सीरीज़ कि यहाँ पे तीसरा एनुअल मैच है जिसको कार्ल क्रिशर ने जीता है। और इस तरह देखते हैं कि लिविंगस्टन उससे इस फाइट के बाद आके मिलता है और कहता है क्रशर क्रील। तो बोलता है कि मुझे आपको देख के तो लग रहा है कि आप मिस्टर लिविंगस्टन हैं, आप वही लॉयर हैं ना जो कि हमारे केस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, काफ़ी सालों पहले मैंने तुम्हें एक गार्डन के अंदर एक आदमी से लड़ते हुए देखा था और उसको वो देख के लग रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो सारे के सारे गट्स वैसे ही वैसे ही मौजूद हैं। तो बोलता है कि हाँ वो बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ मैं बिल्कुल अभी वैसा ही का वैसा ही हूँ। और बोलता है कि देखो कभी मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का बॉक्सर हुआ करता था और अब मैं एक सुपर विलन हूँ। तो लिविंगस्टन बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी। तो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी की क्या बात है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, मैं जो हूँ मैं वो जो करता हूँ मैं उसको कबूल करता हूँ, दूसरों की तरह नहीं हूँ कि सिर्फ ढोंग करता हूँ। और कहता है कि दूसरे लोग जो हैं जैसे कि वैनम वगैरह वो साइको हैं, वो लोगों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं और रात भर उनको नींद नहीं आती है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं करा है तो मुझे रात में बहुत सुकून की नींद आती है। और अगर सोसाइटी मुझे सुपर विलन ही कहना चाहती है तो डैम इट यार, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई क्या कहता है। तो वहीं पे वो बोलता है लिविंगस्टन कि आपको देख के तो मुझे लगता है कि आपका दिमाग बहुत ही सुलझा हुआ है, मतलब आज तक किसी विलन के मुंह से मैंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की बात नहीं सुनी जो आप मुझसे कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें इतनी ठीक ही हैं तो आपने ऑसबॉर्न को क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया, मतलब वो आपके लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। और इससे हम देखते हैं कि कार्ल क्रिशर उसकी ये सारी की सारी बातों का जवाब नहीं बल्कि वहाँ से उल्टी सीधी वो बातें वगैरह कर रहा होता है और बोलता है कि देखो यार ऑसबॉर्न के साथ काम करना वो मेरी मतलब की चीज़ नहीं है, मेरी एक फैमिली है, तुम इस बारे में जानते हो। मेरी माँ जो है वो न्यू जर्सी के अंदर रहती है और मेरी सिस्टर जो है वेस्ट कोस्ट के पास रहती है, लेकिन मैं अगर ऑसबॉर्न के साथ पड़ जाता तो सारे के सारे हैमर्स के एजेंट वो हर वक्त मेरे पीछे होते, मेरी नाक के नीचे लगे रहते और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बोलता है कि ठीक है, मैंने सुना था कि तुम एक बार टीम छोड़ के चले गए थे और उसके बाद फिर वापसी लौट कर आए थे, क्या वंडरमैन के साथ तुम्हारा कोई लोचा वोचा हुआ था। तो बोलता है कि हाँ वैसे मुझे पहले उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल थी उस कैप्टन हॉलीवुड से, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ करा कि अगर मुझे ऑसबॉर्न से पंगा लेना है तो ये टीम ही मेरा बेस्ट सहारा है, तो इसीलिए मैंने उनकी टीम को दोबारा से ज्वाइन कर लिया ताकि मैं अपने हिस्से का उनसे बदला ले सकूं। हमारा प्लान ये था कि लीजन इस बात को मेक श्योर करे कि एवेंजर्स अब हमें और ज़्यादा इग्नोर ना करें। हम जो थे सीधा उनके फ्रंट डोर पर जाके दस्तक देने वाले थे। वहाँ पे हम देखते हैं कि लीथल लीजन की सारी टीम एवेंजर्स टावर के ऊपर पहुँचती है और वहाँ पे हॉकाई बोलता है कि मेरे ख्याल से वक्त आ ही गया है ऑसबॉर्न कि हम इन जोकरों को ख़त्म कर डालें। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। वहीं पे सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि सेंट्री तुम नहीं, तुम यहीं रुके रहो, क्योंकि अभी मुझे जो है 1 घंटे के अंदर यूएन की एक मीटिंग के अंदर जाना है और मेरे पास बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, तो बाकी के जो लोग हैं वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और वो आसानी से उनसे मुकाबला कर सकते हैं और तुम मेरे साथ ही यहीं रहोगे। और इस तरह हम देखते हैं कि बाकी डार्क एवेंजर्स की टीम जो है वो उनसे मुकाबला करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ती है, जिसमें एरीज, कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल, हॉकाई, वुल्वरीन और स्पाइडरमैन यानी कि वैनम। और वो बताता है कार्ल क्रिशर कि हमें इस बात का पहले से अंदाजा था कि ऑसबॉर्न जो है इस फाइट के अंदर आके कभी भी अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहेगा, वो दूसरों को हमारे पीछे भेजेगा और सेंट्री को अपने करीब रखेगा जस्ट इन केस अगर कुछ हो जाता है। और ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो थी इसको आज बहुत महंगी पड़ने वाली थी, लेकिन अब आता है असल काम मेरा और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना था। और इस तरह देखते हैं कि कार्ल क्रिशर जो है एक पानी की बूंद के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है और वो पीछे से आके सेंट्री के ऊपर अटैक करता है। और वहाँ पे बोलता है कार्ल क्रिशर के मैं पहले भी सेंट्री से एक बार निमट चुका हूँ, मतलब उसको निमटना तो कहेंगे नहीं क्योंकि वो एक बहुत ही अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे नियरली मार ही दिया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वही गलती दोबारा से दोहराने के लिए यहाँ पे आज वापसी लौट कर आया था, क्योंकि अब मुझे वो ट्रिक पता चल गई थी कि सेंट्री की पावर को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जा सकता है और मैंने उसकी उतनी ही पावर एब्जॉर्ब करी जितना उससे निमटने के लिए काफ़ी थी। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑब्जॉर्विंग मैन की पावर्स जो है इतनी ज़्यादा ग्रेट है कि उसने सेंट्री की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उसी की पावर से उसी को मार रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑब्जॉर्विंग मैन यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से सेंट्री के छक्के छुड़ा देता है
और अब मैं ये बात एडमिट करूंगा कि जितना ज़्यादा मज़ा मुझे उस सुपर फ्रीक को मारने में आ रहा था, अपना बदला लेने में आ रहा था, लेकिन इस पूरे के पूरे प्लान के अंदर ये मेरा फेवरेट मोमेंट नहीं था। मेरा फेवरेट मोमेंट तब आया इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर जब ऑसबॉर्न को इस बारे में पता चला कि उसका पंगा अब किससे होने वाला है, उसका मुकाबला किससे होने वाला है। और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न की वहाँ पे फट के 4, 8, 16 हो जाती है और बोलता है कि एवेंजर्स मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, फ़ौरन यहाँ पे आओ सबके सब। और वहीं पे ऑब्जर्विंग मैन बोलता है कि लगता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है वंडर ब्रेड। और हम देखते हैं कि वहाँ से अगले पल वंडर मैन अपनी फुल स्पीड से आता है उस टावर के अंदर घुसता है कि वहाँ पे वंडर मैन उस टावर को फाड़ता हुआ आया और ऑसबॉर्न को अपने साथ ले गया। मतलब वहाँ पे उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई सपना देखा और वो मेरे सामने से गायब हो गया हो। और वंडर मैन ने अपनी पूरी जोर लगा के उसको उस टावर से बाहर निकाला, यानी कि इतनी स्पीड से कि एवेंजर्स को पता भी नहीं चल पाया कि क्या चीज़ यहाँ पे आई थी और क्या चीज़ उसको लेके चले गई। उनको कुछ समझ ही नहीं आया और ये पूरा का पूरा प्लान हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। तो वहीं पे लिविंगस्टन बोलता है अगर ऐसी बात है कि तुम्हारा प्लान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से साबित हुआ है, तुम लोग ने जो कहा था वो करा है, तो तुम अब यहाँ इस जेल में क्यों बैठे हुए हो। तो बोलता है कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने लॉयर, तुम जानते हो कि हम यहाँ पे क्यों हैं। हम में से कोई एक ने गद्दारी करी थी, हम में से कोई एक बिक गया था ऑसबॉर्न के साथ, इसीलिए हम इस जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ज़्यादातर तुम्हारे साथियों का शक तुम्हारे ऊपर ही है क्योंकि तुम एक पॉइंट पे इस ग्रुप को लीव करके चले गए थे। उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो ऑब्जर्विंग मैन बोलता है कि अपनी ज़बान को लगाम दो लॉयर बॉय, तुम अपनी ज़बान को लगाम दो क्राल, तुम्हें पता है ना कि ये टेजर तुम्हारा क्या हाल कर सकता है। तो वहीं पे ऑब्जर्विंग मैन बोलता है कि इन फ्रिकिंग डैम्पर फील्ड्स को नीचे करके तो देखो, फिर मैं बताता हूँ कि तुम्हारी दवाई का स्वाद तुम्हें कैसा लगता है। एनीवेज तुम्हें मुझसे ट्रूथ सुनना था तो ट्रूथ यही है जो कि मैंने तुम्हारे साथ अभी शेयर किया है। और अगर मुझसे पूछो कि मुझे किस पे शक है, मेरा शक जो है ग्रेग गारगोल पे जाएगा या फिर उस वंडर मैन के ऊपर ही, या फिर उस लुनेटिक हाइड के ऊपर, कि उन दोनों का मैंने सुना था कि नेकरा वैकरा का और हाइड का आपस में कोई चक्कर वक्कर भी चल रहा है। तो वहीं पे लिविंगस्टन बोलता है कि हाइड और नेकरा का चक्कर आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इस बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो बोलता है कि वेल तुम्हें मुझसे सीक्रेट सुनाना तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यही सीक्रेट है, और अगर मेरे ख्याल से इस बारे में रीपर को पता चल जाता तो शायद बहुत ही बुरा होता। और वहीं पे हम देखते हैं लिविंगस्टन बोलता है ये इस नेकरा वाली बात ने तो इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर एक और जो है पहलू ऐड कर दिया है, इससे पूरी की पूरी कहानी बदल सकती है हमारी। तो वहीं पे टेलिस बोलता है कि देखो लॉयर, मुझे लगता है कि नेकरा से हमें अभी जाके नहीं मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने की हालत में इस वक्त, क्योंकि अभी मुझे हॉस्पिटल से खबर मिली है कि रीपर जो है उसकी मौत हो गई है। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर यानी एरिक विलियम्स की यहाँ पे मौत हो गई है, ये खबर यहाँ पे आई है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि नेकरा क्योंकि उसकी लव इंटरेस्ट थी वो यहाँ पे उसकी मौत के ऊपर अफसोस मना रही है और रो रही है। टू बी कंटिन्यूड।